साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन नाम से पुस्तकों की सीरीज प्रकाशित है, इसमें से हम लोग जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो पूर्वावलोकन है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, इसमें पूरी पुस्तक को जो है आपका 11 भागों में जो है कवर किया गया है। तो हम लोग प्रयास करेंगे इस पूरी पुस्तक को जो है 11 वीडियो में कवर कर ले जाएं। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित जो भी प्रश्न जो है सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे बता दूं कि यदि आपको इस पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड करके घटनाचक्र के मोबाइल ऐप पर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को पर्यावरण एवं सतत विकास के प्रश्नों के साथ में। तो इसमें सबसे पहले जो है पर्यावरण संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखें। तो पहला प्रश्न है कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है वो पर्यावरण कहलाती है, सही है। दूसरा, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी एक पर्यावरण है, ये भी सही है। सी, भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये भी पर्यावरण कहलाती है, ये भी सही है। तो तीन की तीनों परिभाषाएं सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, जीवों में पौधे और जंतु दोनों शामिल होंगे का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक अर्थात अजैविक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। जैविक तथा अजैविक में भौतिक घटक आ जाएंगे। तो जैविक तथा अजैविक घटकों के अंतर्गत सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि, व्यवहार, प्रतिमान आदि भी शामिल होते हैं। अगला है, पर्यावरण किससे बनता है। तो पर्यावरण जो है आपका ये जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों और अजैव घटकों, इन सभी से मिलकर बनता है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। पर्यावरण एक अविभाज्य समाविष्ट है। देखिए, पर्यावरण जो है एक अविभाज्य समष्टि है। जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक, अजैविक व भू आकृतिक घटक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। 4 विकल्प हैं, परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या जैविक पर्यावरण। तो इसमें देखिए, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, परंतु परिचालन पर्यावरण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसकी व्याख्या देखें तो पर्यावरण को भौतिक अर्थात अजैविक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट, जैविक पर्यावरण, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में वर्गीकृत किया जाता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियाँ, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं। जबकि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियाँ, जंतु, मानव सहित तथा सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के अंतःक्रिया द्वारा सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि, व्यवहार, प्रतिमान आदि गतिविधियां शामिल होती हैं। इसलिए सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग धारणीय विकास और सतत विकास संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण का प्रश्न है, तो बताना है सही कौन सा है, कौन सा कूट सही है। तो यहाँ पर देखिए, कथन है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास जो है वो मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ये कथन आपका सही है। कारण क्या है? क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव, भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकी परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृढ़ की जा सकें। इस प्रकार से
यहाँ पर कथन कारण सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था? वह प्रतिवेदन आवर कॉमन फ्यूचर था। ऊपर हम लोग व्याख्या में देख चुके हैं। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। 4 घटनाएं हैं, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, दूसरा है ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और चौथा है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपका होता है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में, ठीक है। फिर ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब होता है? 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन होता 1989 में और रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता 1992 में। तो यही क्रम होगा, पहले द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन होगा, फिर ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन होगा, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन होगा, फिर आपका रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन होगा। अगला है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में है, ठीक है। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण आवश्यक है, निर्धनता को घटाना आवश्यक है। तो ये उपयुक्त सभी चीज़ें जो हैं सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, सतत विकास के लिए जैविक अर्थात जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक बहुमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? लैंगिक समानता है, इसमें शून्य भूख है, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई है, परंतु अंतरिक्ष अनुसंधान इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं है। देखिए, SDG 5 जो गोल नंबर 5 है वो लैंगिक समानता से संबंधित है। SDG 2 जो गोल नंबर 2 है शून्य भूख से है तथा SDG 3 जो है वो अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जो गोल नंबर 2 है शून्य भूख, जो गोल नंबर 1 है वो निर्धनता संबंधित है, ठीक है। जो गोल नंबर 3 है वो अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई से, और गोल नंबर 5 जो है लैंगिक समानता से संबंधित है। अब हम लोग प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र संबंधित जो प्रश्न हैं उन पे जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 चीज़ें दी गई हैं और उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। तो इसमें देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है ये कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ती बल्कि ये ऑक्सीजन जोड़ती है, ठीक है। ये कार्बन को निकालने का कार्य करती है, तो पहला वाला इसमें शामिल नहीं रहेगा। श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं, जैव पदार्थों का अपक्षय भी जोड़ता है और ज्वालामुखी क्रियाओं से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुँचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि विमोचित करते अथवा जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, वो उसको निकालते नहीं। निकालते कब है? श्वसन की प्रक्रिया में। आगे चलते हैं। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो श्वसन बढ़ाता है, जैविक पदार्थों का क्षय बढ़ाता है, ज्वालामुखी क्रिया बढ़ाता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाता बल्कि उसकी मात्रा को कम करता है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? तो ये आपका जल चक्र में है। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र जो है वो हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। अगला है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? तो ये वायुमंडल में उपस्थित नमी पर निर्भर करती है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। अगला है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्यों नहीं बढ़ते हैं? पहला, नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ
नहीं रहते? नहीं। अधिकांश मूलरोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से पकड़ लेते? नहीं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं इस वजह से। तो देखिए, अधिकांश जो पौधे होते हैं प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम जो है नष्ट हो जाते हैं, इस वजह से कई प्रतिरोपित पौधे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, देखिए पौधों के अधिकांश मूलरोम जो होते हैं प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूलरोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, जिससे कारण पौधे मुरझा जाते हैं। अब वायुमंडल पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों या वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। देखिए, मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी जो गैस है वो वायु में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, हीलियम, आर्गन, नियान पाई जाती है, परंतु रेडॉन जो है ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है। अगला है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपकी 78% होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नियान, हीलियम इत्यादि गैसें उपस्थित होती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है जो कि 78.08% होती है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है। वातावरण में सर्वाधिक परसेंटेज किसका है? तो ये आपका नाइट्रोजन का 78.08%। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है? वह है आपकी नाइट्रोजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां अर्थात पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण इनका कार्य है, शोर का अवशोषण इनका कार्य है, वायु का प्रदूषण करना इनका कार्य नहीं है, वायु का प्रदूषण कम करते हैं, ऑक्सीजन की विमुक्ति भी करते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे पौधों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है, जिसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते अपितु वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन 1 में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अनुमानित उत्पादन कितना होता है? तो ये जो है आपका 20% है। कितना है? 20%। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% जो है वो अमेजन 1 द्वारा, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील में सबसे अधिक इसका विस्तार है, तो अमेजन 1 द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। यह अनुमानित है। अमेजन 1 को पृथ्वी का या ग्रह का फेफड़ा या पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा भी कहते हैं। अमेजन 1 विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो उत्तर दक्षिण अमेरिका में अमेजन और इसकी सहायक नदियों के बेसिन में स्थित है। अब पर्यावरण सुरक्षा संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या है? पर्यावरण अपकर्ष, देखिए, पहला, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, सही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी सही है। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन होना, ये भी सही है। तीन के तीनों चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण अपकर्ष को निरूपित कर रहे हैं या इंगित कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अपक्षय का विचार संबंधित है किससे? तो ये अपक्षय का विचार जो है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, इससे संबंधित है। ठीक है, अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर के अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। अगला है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो देखिए, धारणीय विकास है, वातानुकूलन है, कागज के थैलों का प्रयोग, ये पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधित, परंतु गरीबी कम करना जो है ये पर्यावरणीय सुरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए, धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। अब धारणीय विकास संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए गए हैं।
पहला धारणीय विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंच या थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, ये सही है। तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ देखिए, बात क्या की गई, धारणीय विकास की बात नहीं की गई। यदि धारणीय विकास की केवल बात होती तो वो आपका सही हो जाता पहला कथन। यहाँ पे धारणीय विकास लक्ष्य की बात की गई है। ये आपका 2012 में जो Rio+20 सम्मेलन होता वहाँ पे इसको प्रस्तावित किया गया था। अगला है, सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है। तो देखिए, इसके लिए पारिस्थितिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, इन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है। उपयुक्त में से सभी, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में सतत विकास के निर्धारण हेतु सभी विकल्प, चाहे वो पारिस्थितिकी, आर्थिक तथा सामाजिक और सांस्कृतिक सूचकांक हो, इन्हें शामिल किया जाता है। सतत विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं एवं भविष्य की आवश्यकताओं के मध्य संतुलन रखने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो 2017 का है। तो 2017 में ये आपका किस नंबर पर था, 116वें पे था। 2023 में देखें तो 2023 में भारत जो है सतत विकास लक्ष्य में 112वें स्थान पर रहा है। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जो लेटेस्ट वाला है उसको देख लेते हैं व्याख्या में। वर्ष 2021 में जारी उस सूचकांक के नवीन संस्करण SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करता जो राज्य है वो है केरल। दूसरे पे तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश है। तीसरे पे जो हैं आपके 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और कर्नाटक। ठीक है। फिर उसके बाद आपका सिक्किम आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। तो पहले नंबर पे केरला है, दूसरे पे तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश है, तीसरे पे 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा तथा कर्नाटक, चौथे पे सिक्किम, पाँचवें पे महाराष्ट्र है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो ये आपका केरला रहा है। 2021 में भी केरला रहा है। धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है। तो इसमें देखिए, आप सी विकल्प पढ़िए। धारणीय कृषि, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, इसे धारणीय कृषि कहते हैं। धारणीय कृषि का अर्थ पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। अगला है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। तो ये जो है संपोषणीय विकास की परिभाषा है, संपोषणीय विकास की। सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता एवं इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो जो SDG 6 है, SDG 6 ये आपकी पानी की उपलब्धता तथा इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करती है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं SDG के बारे में, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। सतत विकास लक्ष्य 6 के द्वारा स्वच्छ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात के लिए संकल्पित कर दिया है कि वह स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबद्ध गतिविधियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्यक्रमों का विस्तार करें और जल एवं स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों का समर्थन दें। लक्ष्य 6 के माध्यम से दुनिया के देशों ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त स्वच्छता और साफ सफाई की सुविधा सबके लिए सर्वत्र सुलभ करेंगे। तो सतत विकास लक्ष्य नंबर 6 के तहत जो उद्देश्य हैं क्या हैं, वर्ष 2030 तक सबके लिए सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल सार्वजनिक और न्यायसंगत रूप से सुलभ कराना। बस इतना रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो ये है आपका नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग है। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थ विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें आप सी विकल्प को पढ़िए। सी विकल्प, मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकर पौधे और कीट प्रतिरोधी शस्य किस्में, ये जो है सर्वश्रेष्ठ रणनीति है। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अन्य विकल्पों को देखिए, पहला क्या है, कृषि भूमि का विस्तार, सुपर फॉस्फेट, यूरिया और प्रभावी जीवनाशुओं का अधिक उपयोग, मतलब इसमें रासायनिक खाद अधिक इस्तेमाल करें, ये सही नहीं है। दूसरा, अधिक पैदावार वाली किस्मों को अधिक लोकप्रिय बनाया जाना, बेहतर और अधिक बार सिंचाई तथा अजैव उर्वरकों और कीटनाशकों का बार बार फुहार छिड़काव। जैव उर्वरकों का जो अधिक प्रयोग वो ज़्यादा सही रहेगा, और अधिक बार सिंचाई ये नुकसानदायक होता है, तो बी वाला भी सही नहीं है। डी, उन्नत कृषि उपकरण और यंत्र, कटी फसल के दानों की क्षति को न्यूनतम करने की सशक्त कीटनाशकों का प्रयोग, और एक दाशस्यन रीतियाँ, तो ये भी सही नहीं, बहुत अधिक कीटनाशकों का प्रयोग भी सही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो समिट पर आधारित प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था? तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। देखिए, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, वर्ष 1992 में 1992 में संपन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। अगला है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, यह जैव भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के बारे में बात हो रही है, जिसे पहले इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं, इसे जो है GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। तो यह जैव विविधता पर अभिशमन एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिशमन के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। तो ये पहला वाला जो विकल्प है वो आपका सही है, अन्य सही नहीं है। दूसरा क्या है, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता नहीं। यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। नहीं। व्याख्या देखिए, वर्ष 1991 में 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF की स्थापना की गई। यह जैव विविधता पर अभिशमन CBD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिशमन UNFCCC, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिशमन UNCCD इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। अब एजेंडा 21 से संबंधित प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न क्या है कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन आपके दिए गए हैं, बताने में सही कौन सा है। पहला, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, सही है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। नहीं, ये रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 में जो अर्थ समिट होते हैं उसमें इसकी उत्पत्ति होती है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया। अगला है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में। ठीक है, ये ब्राजील में है। अब रियो 20+ सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं इस प्रश्न को। पहला है, इसमें आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? तो यह धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। रियो +20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह सम्मेलन 20 से 22 जून 2012 के मध्य रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अगला है, पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ? तो पहला देखिए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, 5 जोड़ दीजिए 1997 हो जाएगा। तो 1997 में ये आयोजित हुआ था। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता जो है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में एकत्रित हुए थे, और इसके ठीक 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसे रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है किससे? तो ये जो है आपका सतत विकास से संबंधित है। किससे? सतत विकास से संबंधित है, सी ऑप्शन। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है जो सतत विकास से संबंधित है। यह वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम रही है। अगला है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। देखिए, रियो +20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन
जो कि रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था, कि 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। अगला है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, PAGE, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्रियाविधि है, अभी आविर्भूत हुई। कब आविर्भूत हुई? तो ये जो है आपका रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आविर्भूत हुई थी। थोड़ी सी व्याख्या इसके बारे में पढ़ लें। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो +20 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया। इसी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्रवाई का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी अर्थात PAGE, जिसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, या हिंदी में कहें तो हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी का सृजन किया गया। अगला है, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 2002 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002 के मध्य दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास का आयोजन किया गया था। ठीक, अब हम लोग विभिन्न संगठन एवं संस्थान से संबंधित प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। इसमें बहुत बार प्रश्न आया है। देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो ये 1958 में नागपुर में स्थापित किया गया। वर्तमान में इसके निदेशक डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य हैं। NEA से आशय क्या है? NEA देखिए स्टार लगा, क्यों लगा है? प्रश्नगत समस्त विकल्प असत्य हैं। NEA का कोई फुल फॉर्म नहीं है। NEA के स्थान पर NEAA होना चाहिए, जिसका पूर्ण रूप है नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पर जो NEA है, यहाँ पे NEAA होना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। इसका गठन तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था। अगला है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के मुख्यतः वातावरण की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो केन्या के नैरोबी में है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। नैरोबी केन्या की राजधानी भी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी। EPA का पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संघीय एजेंसी है। अगला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में यह स्थित है। यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA 4 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 2019